देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का अगर हम लोग पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये एक्सरसाइज अगर तुमको आता है तो हम लोग ना जो पढ़ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को मिलेगा 5 चैप्टर। एक मिलेगा स्ट्रेट लाइन खुद, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, उसके बाद सर्कल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। पैराबोला जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, हाइपरबोला, इलिप्स। ये चारों को एक साथ बोलते हैं कोनिक सेक्शन। जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, मतलब एक कोन अगर ले लिया जाए, इसको अलग अलग वे में अगर हम काटें, मान ले ऐसे करके स्लाइंट काटे तो एक अलग शेप बन जाएगा, बताएंगे जब पढ़ाएंगे। ऐसे करके इसको परपेंडिकुलरली काट लिया ऐसे तो एक अलग शेप बनेगा। जैसे ये क्या सर्कल है, मतलब एक कोन को अगर लेके देखा जाए तो कोन से ये चारों चीज बनाना संभव है। जो हम सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इस सबको एक साथ बोलते हैं कोनिक सेक्शन। और ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कोई जरूरत है कि स्ट्रेट लाइन हम लोग सीखने का जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर तुमको ये चीज आता है तो इसका नीचे का पढ़ेगा तो ऑब्वियसली तभी सीखेगा। इसका नीचे का समझ में सारा कुछ आएगा। मेरा बात नहीं समझे, हम ये नहीं बोल रहे कि ये चीज आता है तो ये पढ़ने ही नहीं पड़ेगा। इसका नीचे का जब पढ़ाई करेगा तो तुमको चीज ना और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मतलब अगर हमको सर्कल नहीं आता है तो नामुमकिन है, सॉरी सर्कल बोल रहे हैं, अगर हमको स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो नामुमकिन है चारों चैप्टर को समझना। फॉर्मूला बता देंगे तो भी 2-4 क्वेश्चन बना लेगा, 2-4 क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, समझ नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। तो ये चैप्टर सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन। अगर क्वांटिटी वाइज बोले तो इसका लेंथ भी जो चैप्टर का वो ज्यादा है, क्योंकि इसमें 3 एक्सरसाइज है, 2.1, 2.2, 2.3 हम लोग पढ़ेंगे तो भी जानेंगे। उसमें से सबका सब एक्सरसाइज एक चैप्टर बराबर है, तो लेंदी है चैप्टर, चलेगा, लंबा चलेगा। इसीलिए हम लोग को स्ट्रेट लाइन क्या करना है, सीखना है। बोल मेरा बात समझना है। अब जिन लोग को हम बोले ना, जिन लोग भैया इसमें पढ़ता है, अगर वो मैथ मेंस लेके पढ़ रहा है कि मैथ उसका मेन सब्जेक्ट है, तब तो भैया उसको ये जानना ही पड़ेगा, क्योंकि 12 में 2 ही चीज सबसे ज्यादा आता है। 11 से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देगा तो 2 चीज ही सबसे ज्यादा है, एक आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा आता है अलजेब्रा, सबसे ज्यादा। बाकी पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम आता है कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा सबसे ज्यादा आता है, तो हमको ये सीखना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा, सब कुछ स्टोर रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हम मैथ एज मेन नहीं पढ़ रहे या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो भी तुमको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आएगा तो क्लास 12 में चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वहाँ पे टैंजेंट नॉर्मल एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज, एक हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। ये सारा चैप्टर, इससे एक इंट्रोडक्शन तुमको दे रहे हैं ताकि तुमको बात समझ में आ जाए कि चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। वो सारा चैप्टर तुमसे नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? जिन लोग का मैथ मेन सब्जेक्ट है उसको तो अभी भी याद रखना होगा, 12 में भी याद रखना पड़ेगा 100%। लेकिन जिन लोग का मैथ नहीं रहेगा उसको 12 में भी ये चैप्टर अगर नहीं आता है, ये चैप्टर अगर नहीं आता तो 5-6 चैप्टर 12 का है जो समझने में दिक्कत होगा। मेरा बात समझ में आ रहा? तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इट इज नॉट अ चैप्टर, इट इज अ यूनिट ऑफ 5 चैप्टर। देख के लगता है 5, ये अपने आप में 3 चैप्टर बराबर है। बोल बात समझ में आया क्या? तो हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, अब पढ़ने के बाद देखेंगे कि मे भी हम लोग ये दोनों पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे दूसरा कुछ पढ़ने, या फिर अभी कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। बोलो पूरा बात क्लियर है कि क्यों पढ़ना है, ये बात समझ में आ गया? अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्लास 11 का या फिर बोले तो सॉरी क्लास 10 का या 9 का बोले तो रिविजन कर ले रहे थोड़ा सा। सेक्शन फॉर्मूला इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम लोग देख ले रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग स्ट्रेट लाइन में अपने गए भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन में हम लोग गए नहीं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लो बाबू यहाँ का तुमको कोऑर्डिनेट पता है और यहाँ का तुमको कोऑर्डिनेट पता है ना। कोऑर्डिनेट का होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, नहीं तो ये ना ग्राफ जो बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में 1 2 3 यूनिट एक्स में चले, 4 यूनिट वाई में चले, तो आप कहाँ पहुंचिएगा 3, ये जो 3,4 है इसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं? नहीं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें से एक्स वाला पोर्शन को एब्सिसा बोलते हैं और वाई वाला, वेरी गुड, वाई वाला पोर्शन को ऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों को इकट्ठा एक साथ कोऑर्डिनेट, जिसको तुम लोग पॉइंट बोलते हो, ये एक्चुअली पॉइंट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो अगर कोई एक लाइन है और आपको अगर उसका 2 छोर का पॉइंट पता है कि यहाँ का x1 y1 कुछ पॉइंट है, लाइक कि 2,5, यहाँ का 6,3 है, और हम बोल रहे हैं कि यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बाबू कुछ तो होगा ना, यहाँ पे भी जो पॉइंट होगा कुछ तो उसका वैल्यू होगा। तो हम लोग कैसे निकालते थे? उसके लिए हमको इसका चाहिए कि ए से लेके जहां का आपको पॉइंट चाहिए वो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक दोनों का लेंथ कितना है ना, दोनों का लेंथ का रेशियो पता होना चाहिए। लाइक कि ये यहां से लेके यहां तक 6 यूनिट है और ये यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट है, तो हमको 6 और 2 नहीं लगेगा, हमको लगेगा उन दोनों का रेशियो 3:1। तो अगर मान लो बाबू कोई एक पॉइंट है ए, कोई एक पॉइंट है बी, और आपको उसका इंटरमीडिएट है ना, अंदर का इंटरमीडिएट मतलब अंदर का, मिडिल नहीं बोल रहे, इंटरमीडिएट कोई पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट आपको चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए? यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है उसका लेंथ नहीं चाहिए, लेंथ का रेशियो चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिवीजन।
इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ और यहाँ का दो छोर अलग अलग है, और आप जो पॉइंट ले रहे हैं P, वो A और B को क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट से डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। तो इसका क्या हो जाता है बाबू, यहाँ का P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है mx2, जहां से स्लोप ये लीजिएगा रेशियो, वहां से x नहीं लेंगे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये सब रिवीजन है भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं पता होगा तो सेक्शन फॉर्मूला का जाके वीडियो देख लेना, सेंड कर देंगे, ठीक है, अपलोड कर देंगे। अब देखो y का अगर चाहिए, जहां से रेशियो लेंगे वहां से पॉइंट लेंगे, यहां से लेंगे my2 प्लस ny1 बाय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P। लेकिन P कहाँ पे है, A और B जो दो पॉइंट है उसके इंटरमीडिएट में, उसका इंटरमीडिएट। और यही चीज अगर भैया एकदम मिडिल में हो जाता है, एकदम मिडिल में, लाइक A है, ये B है, यहाँ पे कोई P है, तो ये x1 y1 है सपोज, और ये x2 y2 है। तो बाबू अगर ये पूरा का पूरा पॉइंट एग्जैक्टली P पे होगा, एग्जैक्टली मिडिल में होगा, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में जारी रहे हैं, हम लोग को जो जरूरत लगेगा वो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आपको एग्जैक्टली ये चाहिए तो फिर आप क्या कीजिएगा भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर ये सब बात पता हो तो स्किप करके आगे चल जाए। देखो तो A है और ये B है, आपको B चाहिए, तो बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक जितना लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर उतना ही लेते हैं, तो दोनों का लेंथ का रेशियो का 1:1 इक्वल है। तो आपका m का काम भी कौन कर रहा है 1, और n का काम भी कौन कर रहा है, यहाँ से रेशियो लेंगे तो यहाँ से वैल्यू लेंगे, तो 1 into x2 1 into x1 है ना, तो मतलब ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, और इधर m प्लस n से y2। अरे m और n का वैल्यू तो 1 1 हो गया, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो क्या होगा x2 प्लस x1 बाई m प्लस n, मतलब 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट दिया है और आपको एग्जैक्टली उसका इंटरनल पॉइंट तो चाहिए, लेकिन इंटरनल में भी क्या चाहिए, एकदम मिडिल पॉइंट चाहिए, तो दोनों के एब्सिसा को जोड़ दो, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, जोड़ के बाई टू बन जाए। बोल बात समझ में आ गया। अब आ गया एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है भैया, कि आपको एक पॉइंट दिया A, एक पॉइंट दिया B, और आप क्या चाहते हैं, हमको कोई पॉइंट C मिल जाए। तो अगर यहाँ का हमको पॉइंट पता है, यहाँ का मेरे को पॉइंट पता है ना, तो देखना P जो व्हाइट लाइन है A से लेके B तक, उन दोनों का कोऑर्डिनेट हमको पता है, और हमको C चाहिए। C कौन है भैया, जो AB का अंदर नहीं है, AB का बाहर है, लेकिन वो भी तो AB को दो डिवीजन कर रहा है, एक A से लेके C तक, एक B से लेके C तक। तो अगर हमको ये वाला पार्ट पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज M है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज N, कि A से लेके C तक टोटल M लेंथ है, और B से लेके C तक टोटल N लेंथ है। हमको लेंथ नहीं चाहिए, लेंथ का रेशियो चाहिए, लाइक कि A से लेके C तक 15 यूनिट है, B से लेके C तक 5 यूनिट है, तो हमको 15 और 5 नहीं चाहिए, हमको 3 और 1 चाहिए। सही है ना, तो रेशियो लेने का तरीका क्या है, जहां से रेशियो लेंगे पॉइंट उसको अपोजिट से लेंगे, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन का देखो लिख रहे हैं फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, जो B सॉरी ये जो C लिखा है, C का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, बाहर है M, और बीच में माइनस होगा n लेंगे तो x1 बाय m माइनस n, फिर से m माइनस बाय m माइनस, बोलो कोई बात किसी को तकलीफ, जरा सा भी किसी को तकलीफ। तो ये क्या एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, मतलब क्या है, जब आपको इस सबको प्रूफ किया जा सकता है, दिस ऑल कैन प्रूफ विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी, लेकिन प्रूफ में नहीं जा रहा है, कोई काम का नहीं है, समझ में आया ना, जो प्रूफ काम का है वो हम लोग को आगे पता चलेगा, तो जबरदस्ती नहीं लिख रहे। उसके बाद आया कि अगर किसी ट्राइंगल का, दो बात और बोलेंगे तो चालू कर लेंगे स्ट्रेट लाइन। अगर किसी ट्राइंगल का आपको बेस का लेंथ पता है कि बेस कितना है, और अगर उसका हाइट आपको पता है, तो बेस BC पता है, हाइट आपको AD अगर पता है, तब तो इसका एरिया आ ही जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू। लेकिन अगर हमको वो नहीं पता है, हमको ये तीनों, ये वाला जो ट्राइंगल दिया है, इसका हमको तीनों अगर कोऑर्डिनेट पता है, कि इंस्टेड ऑफ नोइंग द base and height, if I know all the three vertices का coordinate of a triangle, then also I can find the area of the triangle। कैसे भैया, using coordinate unit, like अगर यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है, यहाँ पे x3 y3 है, सही है, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ लिखिए, एरिया तो हाफ लिखाई गई, मॉड हम लोग समझ चुके हैं, मॉड क्या करता है, अंदर का जो नेगेटिव हो देता है चाहे पॉजिटिव हो, उसका खाली मैग्नीट्यूड रिटर्न देता है, और एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसलिए हम लोग उसको मॉड में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, यहाँ से x पिक कीजिए, और जहां से x पिक कीजिएगा वहां से y पिक नहीं होगा, तो y कहां से पिक होगा, इन दोनों से, तो y2 माइनस y3 प्लस, यहां से अब x लीजिए, यहां से अब x लीजिए, तो यहां से x अगर x2 लीजिएगा, जहां से x लीजिएगा वहां से y नहीं लीजिएगा, तो रास्ते में कौन पड़ेगा, y3 y1, सही है। अब यहाँ पे आइए x3 लीजिए, जहां से x लीजिएगा वहां से y नहीं लीजिएगा, तो रास्ता में कौन मिलेगा, y1 आया।
अब इसको देखते हैं बैठ के बच्चा लोग याद करते हैं, याद करने का चीज बुद्धि लगाना भाई, जहां से एक्स लेना है वहां से वाई, तो रास्ते में आगे बढ़ेगा तो कौन मिलेगा y2 माइनस y3। अब आगे बढ़े x2 का पास पहुंचे, यहाँ से y नहीं लेना है तो क्या होगा y3 माइनस, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़े भैया x3 का पास पहुंचे तो आपको y यहाँ से नहीं लेना, क्या होगा y1 माइनस। मतलब अगर यही वाला चीज अगर आपका ये 3 4 होता, ये 5 6 होता, आइए सपोज 1 -2 होता, तो झट से इसका एरिया बता दीजिए, हाफ डाले, यहाँ से x लीजिए, ले लिए 3, जहां से x लेंगे वहां से y, तो y कहां से लेंगे, उसका बाद वाला रूप से 3 आई का होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ से लिए, जहां से x लेंगे वहां से y, तो यहाँ से y2 है, यहाँ पे 3 4, तो -2 -4 सही है। फिर यहाँ से x लीजिए 1, जहां से x लेंगे वहां से y, तो क्या होगा 4 माइनस, तो कितना हो गया हाफ, 3 into 8 प्लस 5 into -6 प्लस 1 into ये कितना होगा 24, ये दोनों क्या होगा -30 -32, 24 से 32 चल गया तो -8 बचेगा, कितना मॉड का काम ही है, क्यों खाली मॉडुलस से अंदर से क्या निकाल देगा, मैग्नीट्यूड देगा। मतलब अगर आप इसका निकालना भी चाहते हैं जाके घर पे लिख के निकाल लो, तो एरिया होगा वो होगा 4 स्क्वायर 4, तो इंटरनल डिवीजन जाने, एक्सटर्नल डिवीजन जाने, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके, मिड पॉइंट जाने सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जाने। अब हम लोग कहा जाने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या भैया कि अगर स्पेस में कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई पॉइंट है, स्पेस में कोई पॉइंट है, और आप उसका दो छोर का कोऑर्डिनेट जानते हैं x2 x1 y1 एंड x2 y2, तो ये जो AB लाइन बना है भैया इसका लेंथ कितना होगा, ये जो AB लाइन बना है भैया इसका लेंथ कितना, कुछ मत कीजिए, स्क्वायर रूट डालिए, दोनों का x को सब्ट्रैक्ट कीजिए, x2 माइनस x1 माथा में होल स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस दीजिए y2 माइनस y1 माथा में होल स्क्वायर डाल दीजिए, खेला खत्म। ये वाला चीज को अगर हम उल्टा करके भी लिख दे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर है, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर सेम ही होता है, स्क्वायर में दोनों सेम होता है ना। तो हम लोग को फॉर्मूला रट के नहीं याद रखना कि 2 पहले ही लिखेंगे 1 बाद में लिखेंगे, 1 माइनस 2 भी लिखेगा तो भी चलेगा। तो अगर मान ले कोई एक पॉइंट है 3 4, कोई एक पॉइंट है 0,8, भैया ये दोनों का लेंथ कितना होगा, तो ये दोनों का लेंथ कितना होगा जानने के लिए पहले किसको 1 1 बोले, जिसको 1 1 बोलना है बोल दो, जिसको 2 2 बोलना है बोल दो, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फॉर्मूला में x1 माइनस x2 लिखो चाहे x2 माइनस x1 लिखो, कोई फर्क, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज है होल स्क्वायर है। तो फिर कहा गया जिसको 1 1 बोलना है बोलो, जिसको 2 2 बोलना है बोलो, तो सीधा सीधी गेम का चीज का पता है, दोनों का x को सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर और दोनों का y को सब्ट्रैक्ट करके भी, तो 0 माइनस 3 लिखेंगे तो -3 का होल स्क्वायर होगा, 3 माइनस 0 लिखेंगे तो 3 का होल स्क्वायर होगा, अल्टीमेटली तो 9 ही होगा। तो 0 माइनस 3 चल लीजिए होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4, तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया रूट अंडर 20, तो कितना होगा 5। ये वाला चीज को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। बोलो बात समझ में आया क्या, तो कोई दिक्कत है। तो ये वाला जो आप जो बोले स्ट्रेट लाइन आपका स्टार्ट होगा, जो हम लोग का बुक है उसके अकॉर्डिंग 2.1 2.2 2.3, चल नाम हटा दीजिए। तो 1 में क्या है, यही सब जो बात बताए इसके ऊपर बेस क्वेश्चन, मतलब 1 जो चैप्टर है उसका नाम है रिवीजन एक्सरसाइज। जो स्ट्रेट लाइन या डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब 3 वर्टिसेस आपको पता हो, और ये वाला क्या चीज बोलते हैं इसको सेक्शन फॉर्मूला। ये सब कुछ आईसीएससी वाला लोग 10 में पढ़ता है, बंगाल बोर्ड वाला ये तीनों चीज 9 में पढ़ता है। क्लियर है, 9 में पढ़ता है, तुम लोग 9 में पढ़ता है, डिस्टेंस सेक्शन एरिया तीनों 9 में पढ़ता है। हाँ ये लेंथ, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ये वाला लेंथ कितना होगा, दोनों छोर का अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो इसका लेंथ कितना होगा। तो ये सब पूरा क्या रिवीजन एक्सरसाइज, वो जो चैप्टर 1 जिसका नाम हम नहीं ले रहे हैं ना, उसी में पूरा का पूरा ये रिवीजन एक्सरसाइज है इसी के ऊपर। तो मतलब क्या रिवीजन एक्सरसाइज इज द पार्ट ऑफ प्रीवियस क्लास, जो एक्चुअल चैप्टर चालू होगा वो स्ट्रेट लाइन वो अभी चालू होगा। क्लियर है ना, आईसीएससी वाला लोग थोड़ा सा पढ़ता है क्लास 9 में, सॉरी 10 में, उन लोग इतना ही सा पढ़ता है, वो यहाँ पे 2 मार्क्स करने से आगे ही खत्म हो जाएगा जो लोग पढ़ गया है। क्लियर है, चलो घटा सब कुछ लिखो। हाँ जल्दी से जो लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, अगर ये सब बात जो हम बहुत थोड़ा सा स्पीड में डिस्कस किए हैं, बिकॉज ये सारा कुछ हम लोग पहले से जानते हैं, ये रिवीजन है, हम रिवीजन करवाएं। अगर किसी को पहले से नहीं आता होगा तो हम लोग चैनल में वीडियो अपलोडेड है, वो वीडियो देख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला भी अपलोडेड है, एरिया भी अपलोडेड है, और आई होप सिर्फ ये अपलोडेड नहीं है सेक्शन फॉर्मूला, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो उसका बेसिक जाके देख लो, क्लास 9 का बुक से पढ़ाया होगा, आने तो अगर आता है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला, अब हम लोग का स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुआ। स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो, स्ट्रेट लाइन होता क्या है, रुक जा भाई, स्ट्रेट लाइन होता क्या है याद रखिएगा। कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर का, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर का कुछ ना कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। लाइक अगर हम बोलते हैं, यही सब लोग का स्टार्ट हो गया कि अगर ये सर्कल है ये ज्योमेट्रिक फिगर, इसका कुछ ना कुछ एक अलजेब्रिक इक्वेशन होगा ही होगा।
जब हम लोग सर्कल पढ़ाएंगे तो हम तुमको बताएंगे। तो इसका भैया इक्वेशन कैसा दिखता है, इसमें x भी क्वाड्रेटिक होता है, y भी क्वाड्रेटिक होता है, दोनों का बीच में प्लस होता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं हो बाद में देखा जाएगा। तो ऐसा सर्कल दिखता है। जब पैराबोला तुम पढ़ेगा तो हम तुमको बताएंगे ये ऐसा दिखता है। पैराबोला कैसा होता है, ऐसा पाथ है ना, जैसे हम लोग बॉल जो थ्रो करते हैं पहले क्या होता है, ऐसे ऊपर जाता है और फिर इससे डाउन जाता है, वो पाथ को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ या प्रोजेक्टाइल पाथ। उसका जो इक्वेशन होता है कैसा दिखता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर, चाहे तो x क्वाड्रेटिक y लीनियर, चाहे तो y क्वाड्रेटिक। जब पैराबोला पढ़ाएंगे तो हम तुमको समझाएंगे। जैसे ये थोड़ा सा इलिप्स, इसको इलिप्स बोलते हैं, जो ये है ना इलिप्टिकल पाथ, ऑर्बिट जो है ऐसा, वो सर्कुलर नहीं है पूरा, इलिप्टिकल पाथ है, देखेगा अगर दिखाएगा भी तो ऐसा फिगर को हम लोग इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। ये क्या होता है नहीं होता है बाद में जानेंगे, वो सब समझाएंगे, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इलिप्स ऐसा दिखता तो बोलेगा भैया सर्कल भी तो ऐसा नहीं, सर्कल का होता है ना x भी स्क्वायर में होगा y भी स्क्वायर में होगा, दोनों कोएफिशिएंट सेम होगा, इसका भी सामने कोएफिशिएंट 1, इसका भी सामने कोएफिशिएंट। यहाँ जब तुम 6 एलसीएम ले लेगा तो x के साथ बच जाएगा 3x स्क्वायर और y के साथ 2x स्क्वायर, तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये सर्कल ऐसा दिखता है और इलिप्स ऐसा दिखता है। जब आगे पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे कि अगर इसमें प्लस कर देगा माइनस हो जाएगा तो हाइपरबोला बन जाएगा। मतलब बोलना क्या चाहिए कि कोई भी फिगर होगा तो उसका कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल इक्वेशन, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का कुछ ना कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन होता ही होता है। हर एक ज्योमेट्रिक फिगर का कुछ ना कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन होता ही होता है। हम लोग को क्या सीखना, वही सब एल्जेब्रिक इक्वेशन फाइंड करने सीखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो एल्जेब्रिक इक्वेशन मेरे को फाइंड करने को सीखना है, जिसमें से हम लोग का पास क्या है, स्टैंडर्ड में 5 चैप्टर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कि भैया अगर आपको ऐसा बना दीजिएगा, अरे इसका भी कुछ इक्वेशन होता होगा, अगर आप ऐसा बना दीजिएगा, जब पढ़ेगा आगे तो जानेगा इसका भी कुछ होता होगा। ये sin x है, ये sin x का कर्व है, मतलब इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x, ये भी तो इक्वेशन है। अरे भैया ये भी तो इक्वेशन ही ना है। अगर हम ऐसे करके बना देंगे, जब हम बनाएंगे तब बताएंगे, ऐसे करके ये क्या हो रहा है, जीरो से स्टार्ट होकर अब तक जा रहा है, ये अब से कहां जीरो आ रहा है, ये होता है y इक्वल टू cos x। अगर ऐसे करके हम बना दे, जब पढ़ाएंगे तो जानेंगे, ऐसे करके थोड़ा ऐसे जैसा जाएगा, एक ऐसे अप जा रहा है, एक ऐसे करके डाउन जा रहा है, ये y इक्वल टू x क्यूब होता है, ये भी तो एक इक्वेशन ही है। मतलब जितना फिगर है सबका कुछ ना कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन होता ही होता है, सबका। तो सबका निकालने सीखना है नहीं, हम लोग स्टैंडर्ड फिगर का सीखना है, जो मेरा सिलेबल में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और बोले बात समझ में आ गया। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना तो पॉइंट होता है, इनफाइनाइट पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ 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 हर जगह तो पॉइंट होगा। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक इनफाइनाइट पॉइंट होता है, कितना, एक हम एक ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन लिख दें जो इसके ऊपर लाई करता हुआ हर एक पॉइंट को कनेक्ट कर दे, जो इसके ऊपर लाई करता हुआ हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे, उसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बोलेगा क्या, बोले भैया कुछ हजम नहीं हुआ। जैसे मान ले, याद रखेगा स्ट्रेट लाइन, लाइन नहीं डेफिनेशन है, लाइन, लाइन मतलब होता है लीनियर, लाइन मतलब लीनियर। तो याद रखेगा कभी भी स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ, बैग में रखो फोन पहले। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है जिसका नाम है, देखिए लाइन है, लाइन का नाम होता है जो डिस्टर्ब कर देता है एकदम। एक लाइन है, लाइन से वर्ड आता है लीनियर। लीनियर का होता है भैया, अगर कोई वेरिएबल का पावर में 1 होता है इसको लीनियर बोलते हैं, 2 होता है क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 होता है क्यूबिक बोलते हैं। तो अगर कोई लाइन होगा, अगर कोई लाइन होगा तो पक्का उसका इक्वेशन में चाहे x इन्वॉल्व हो, चाहे y इन्वॉल्व हो, चाहे x और y दोनों इन्वॉल्व हो, उस सब लीनियर होगा। मतलब ऐसा इक्वेशन कभी भी, ऐसा इक्वेशन कभी भी लाइन को छोड़ के दूसरा नहीं हो सकता। x और y लीनियर होगा, चाहे अकेले x हो अकेले y हो, चाहे x और y दोनों इन्वॉल्व हो, लेकिन वो लीनियर होगा। तो ऐसा लाइन दिखता है। हम लोग एक तो डेस्मॉस एक तो चीज होता है, उसको खोल के भी हम दिखाएंगे, कई बार दिखाए भी होंगे, तो दिखाएंगे नहीं दिखाए, खोल के दिखा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, निकालते कैसे तो बाद में जानेंगे, पहले होता क्या हो तो जानो कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का इसके ऊपर लाई करता हुआ इनफाइनाइट तो पॉइंट होता है। आप एक ऐसा इक्वेशन लिख दीजिए जो इसके ऊपर लाई करता हुआ हर एक पॉइंट को या तो सेटिस्फाई करे या तो कनेक्ट करे, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लाइक भैया आप कहा बोले हमको कुछ हजम नहीं हुआ, तो अभी हम हजम करवा दे रहे थे, यहाँ पे 4 लिखे ना, चल यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम 2 कर दे रहे हैं, थोड़ा सा अभी हम 2 कर दे रहे हैं समझाने के लिए खाली, कि हम बोल रहे ये वाला लाइन का, ये जो आप एबी लाइन लिखे हैं, इस एबी लाइन का ये इक्वेशन है, सही है, इस एबी लाइन का ये इक्वेशन है, सही है। और हम बोल रहे 1,1 इस लाइन के ऊपर कहीं पे है, तो तुम चेक करके देख लो। तो अगर हम 1 1 इसमें डालें, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि 1 1 x और y की जगह पे डाल दो तो उसका LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 1 अगर हम डालेंगे तो 3 into 1
और 1 अगर हम डालेंगे 3 इंटू, किसी ऊपर दिक्कत पक्का, तो ये कितना हो जाएगा देख लो खुद से तुम 3, मतलब आप अगर 1 1 डालिएगा इसका एलएचएस में तो वो अपना आरएचएस से बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या तो फिर कनेक्ट कर रहा है। तो हम पक्का बोल सकते हैं ये वाला लाइन अगर होगा और अगर इस लाइन का ये इक्वेशन होगा देन गारंटीड 1,1 इसके ऊपर लाई करता होगा। तो अगर हमको एक ऐसा पॉइंट लिख दें 3,2, 3, अब 3,2 इसके ऊपर डाल दो तो 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा 27, सॉरी 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 5 लीजिए भैया। आरएचएस में लिखा हुआ है, आरएचएस में देखिए कितना लिखा हुआ है 1 और आपका आ कितना रहा है, तो गारंटी या तो फिर 3,2 इस लाइन के ऊपर होता नहीं होगा या तो फिर ये जो आप लाइन का ये इक्वेशन बोल रहे इस लाइन का ये इक्वेशन नहीं समझ मेरा पॉइंट कि ए बी लाइन का अगर 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 इक्वेशन है तो दो ही बात हो सकता है, या तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करता होगा, ये झूठ बात होगा, या तो फिर अगर ये लाइन पे ये पॉइंट अगर लाई करता तब ये इसका इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इसका इक्वेशन है तो ये इसके ऊपर लाई करता हुआ हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एलएचएस में आप जब एक्स और वाई का कुछ भी वैल्यू डालिएगा आपको हर बार y का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, सॉरी इस इक्वेशन का जो वैल्यू मिलेगा 1 मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं अगर ये लाइन AB का ये इक्वेशन है सही है 1 माइनस 1 कॉमा माइनस 2 माइनस 2 इसके ऊपर लाई करता होगा, चेक करके देखते हैं देखो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना हो गया -3 1 आया, मतलब पक्का ये वाला लाइन AB अगर होगा और ये अगर इसका इक्वेशन है तो -1,2 उसके ऊपर होगा ही होगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, आपको अगर वो लाइन होगा तो वो पक्का लीनियर दिखता होगा। लीनियर का मतलब एक्स और वाई चाहे दोनों इन्वॉल्व हो चाहे दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व हो, पावर दो नहीं हो सकता, पावर सिर्फ एक होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको क्या करना है कि इसके ऊपर लाई करता हुआ इनफाइनाइट को पॉइंट है, इनफाइनाइट को आप एक ऐसा इक्वेशन लिख दीजिए जो इसके ऊपर लाई करता हुआ हर एक पॉइंट को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब समझ में आ रहा है कि उसका एलएचएस पार्ट में एक्स और वाई अगर हम पुट कर देंगे तो वह आरएचएस पार्ट का बराबर आएगा। तो इसके ऊपर कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट को। हम एक ऐसा इक्वेशन लिखना चाहते हैं जो इसके ऊपर लाई करता हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे या तो फिर कनेक्ट करे, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ। तो वो निकालेंगे कैसे, हमको कैसे पता क्या होगा, है ना। तो वही इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, निकालने को सीखेंगे। मेरा बात अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, तुम उठो उठ के वो लाइन टान दो इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, तुम उठो उठ के एक लाइन टान दो उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, तुम उठो उठ के एक लाइन टान दो उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा ही होगा। ऐसा कोई लाइन ही नहीं हो सकता जिसका कुछ इक्वेशन ना हो, हर लाइन का कुछ ना कुछ इक्वेशन है। और अगर हर लाइन का कुछ ना कुछ इक्वेशन है तो हम निकालेंगे कैसे, वही इस चैप्टर हमको निकालने को सीखना है। बोलो मेरा बात समझना है। तो यहीं से सबसे पहला वर्ड आता है ग्रेडियंट। सबसे पहला वर्ड क्या आएगा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट या फिर स्लोप, और उससे पहले आता है इंक्लाइनेशन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है भैया, इक्वेशन which connect all the point, कनेक्ट से ज्यादा अच्छा क्या होगा पता है, सेटिस्फाई, which satisfy all the point, लाइन होना इस पॉइंट पे लाई करता हुआ जितना भी पॉइंट है उस सब को सेटिस्फाई करने वाला एक इक्वेशन लिख लीजिए, उस सब को सेटिस्फाई करने वाला। तो अगर इस लाइन का ये इक्वेशन होगा तो इसके ऊपर जितना भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई का सब यहाँ पे अगर बैठाया जाएगा हर बार 1 ही आ रहा होगा, इसी को बोलते हैं सेटिस्फाई होना। सेटिस्फाई वर्ड समझ गया, जब हम लोग सम्स करेंगे बताएंगे, आधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ जाएगा। बोलो मेरा बात क्लियर हुआ अभी पक्का। तो भैया क्या है भैया, स्लोप। तो याद रखिएगा किसी भी स्ट्रेट लाइन का, तो सबसे पहला वर्ड क्या है, स्लोप एंड इंक्लाइनेशन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस में, जिसको हम लोग ग्राफ बोलता है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइनेशन। मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसका हमको इक्वेशन निकालना है, अगर वो एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ अगर 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो जो स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे या फिर जिसका आपको इक्वेशन निकालना था, ये स्ट्रेट लाइन का ये 30 डिग्री क्या होगा, इंक्लाइनेशन। तो व्हाट इज इंक्लाइनेशन, एनी स्ट्रेट लाइन, द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन measured in anti-clockwise direction, this angle is known as inclination, और इस एंगल के साथ अगर आप tan लिख दीजिएगा, टेंजेंट मतलब tan है ना, टेंजेंट मतलब क्या होता है tan, इस एंगल के साथ अगर आप tan लिख दीजिएगा तो ये वाला को हम लोग इसको m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप एंड ग्रेडियंट।
स्लोप बोले या तो फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोले भैया, कुछ समझ में नहीं आया। एनी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है वो एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइनेशन। और उसके साथ अगर आप tan लिख दीजिएगा तो ये एक जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्लोप या फिर। तो भैया अगर मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, वो अगर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका हमको इक्वेशन निकालना है, कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो आपका इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इंक्लाइनेशन, मेरा बात समझ में आया, इंक्लाइनेशन कितना हो गया। अब इसी के साथ ये जो एंगल आप निकाले इसके साथ अगर आप tan लिख दीजिए तो tan 30 कितना होगा, वो 1/√3, 1/, ये जो 1/√3 आया ना इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो इंक्लाइनेशन और स्लोप में फर्क समझ आ रहा है। तो स्लोप इज द मैग्नीट्यूड, स्लोप एक वैल्यू है और इंक्लाइनेशन जो है वो एक एंगल है। तो अगर हम बोलेंगे कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री एंगल बना है, कितना 45 डिग्री, तो मेरा इंक्लाइनेशन कितना हो जाएगा 40, लेकिन मेरा स्लोप क्या होगा tan थीटा, tan 45। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यों ये जरूरत है इसको हम लोग समझेंगे आगे। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है वो एंगल को बोलते हैं इंक्लाइनेशन, और उसके साथ अगर आपको tan लिख दिया जाएगा तो बन जाएगा स्लोप। तो स्लोप एक तो मैग्नीट्यूड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इंक्लाइनेशन एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। बोलो मेरा बात समझ में है, कोई दिक्कत है? तो तू सोच के देख, अगर हम बोलेंगे कोई एक लाइन है उसका इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है, कितना है, तो उसका स्लोप √3 होगा, स्लोप √3। अगर कोई एक लाइन है उसका स्लोप √3 है, उसका स्लोप √3 है, तो फिर उसका इंक्लाइनेशन 60 डिग्री हो। तो इंक्लाइनेशन पता होगा तो हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप जानेंगे तो इंक्लाइनेशन निकालेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? चलिए दोनों डायग्राम बनाओ डेफिनेशन के साथ, जल्दी लिखो। याद होगा अगर तो याद होगा अच्छा से, एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल मेजर होता है ना तो उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, क्लॉकवाइज जब मेजर होता है तो उसको, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज के साथ एरो मेंशन करना जरूरी है। तो भैया देखिए क्या लिखे हैं, द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज, इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। एंड टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब tan होता है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल जो एंगल निकाले हैं इज कॉल्ड स्लोप। और तो m इज इक्वल टू tan थीटा, तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को और थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल को, इंक्लिनेशन रिप्रेजेंट करता है तो tan से ही आता है, अभी दिखा दे उसी में। हाँ सही है। अब आया दूसरा बात कि अगर आपको किसी लाइन का इंक्लिनेशन पता नहीं है, ये मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा आप नहीं जानते। बिना स्लोप का भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एकदम अच्छा समझ में आएगा कि स्लोप से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन में कुछ है ही नहीं है। दो बात समझिएगा, गेम ओवर, कि पहला कोई भी फिगर होगा उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, समझ में आया। और अगर वो पॉइंट उस फिगर का इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो या तो उस फिगर का वो इक्वेशन नहीं होगा या तो जो पॉइंट का आप बात कर रहे हैं वो उसके ऊपर लाई नहीं करेगा। तो सेटिस्फाई वर्ड समझ गया ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा समझ गया, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ गया, सेटिस्फाई वर्ड समझ के उसको यूज करने सीख गया। और स्लोप अभी हम समझाएंगे कि स्लोप क्यों नेसेसरी, अभी इक्वेशन में नहीं गए, अभी तो इक्वेशन निकालने के लिए जो जो चीज का जरूरत है उसको निकाल रहे हैं। तो हम क्या बोले कि अगर कोई एक लाइन है और उसका आपको इंक्लिनेशन नहीं पता है, आपको उसका इंक्लिनेशन नहीं पता, मतलब आप नहीं जानते हैं कि वो एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रहा आप नहीं जानते हैं, तो भी आपको अगर इसका स्लोप चाहिए तो आप इसका स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। ये जानने के लिए तो हमको क्या जरूरत होगा, इफ आई डोंट नो, अगेन इफ आई डोंट नो कि ये जो लाइन है इसका हमको इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालने के लिए आपको नहीं पता है इसका कितना इंक्लाइनेशन है, तब भी हम इसका स्लोप निकालना चाह रहे हैं। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इंस्टीड ऑफ इंक्लाइनेशन अगर हमको इस लाइन के ऊपर लाई करता हुआ 2 पॉइंट पता चल जाए, इस लाइन के ऊपर लाई करता हुआ 2 पॉइंट पता चल जाए, कि मतलब लाइन जिसका तुमको इक्वेशन निकालना है उसका ऊपर उसका इंक्लिनेशन नहीं पता है कि उसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है तो स्लोप 1 होगा, नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि जो लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है उसके ऊपर 2 पॉइंट रहता है 1, 2, 4, 5, तो भी आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप हम निकालने जा रहे हैं कैसे, इफ आई नो द 2 पॉइंट लाई ऑन द लाइन। मेरा बात समझ आया। तो ये जानने के लिए हमको 2 चीज को नया सीखना पड़ेगा। क्या नया सीखना पड़ेगा, ध्यान से देखो कि अगर कोई एक पॉइंट है 2,3 और कोई एक पॉइंट है सपोज 2,6, हम चाहते हैं कि ई दोनों का बीच का कितना लेंथ होगा, ई दोनों का बीच का कितना लेंथ होगा, तो क्या होगा, रूट अंडर 2 - 2 का 3 - 6 - 3 का, ये कितना हो गया 0,
ये कितना होगा 3 का स्क्वायर और फिर उसका रूट, तो 9 का रूट, सही है। अगर ऐसा होगा 4,5 सही है, एंड सपोज 8,5, तो भैया इसका लेंथ कितना हो जाएगा, फिर से 8 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 5 का, सही है। तो ये कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, आई तो 0 हो चुका है 4। तो भैया आप क्या बता रहे हैं, आप बताना जो 4 है उसको कि अगर कोई पॉइंट का, इसको क्या बोलते हैं पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट, इसमें एक्स वाला पोर्शन को एब्सिसा बोलते हैं, वाई वाला पोर्शन को, अगर किसी दो पॉइंट का एब्सिसा सेम होता है, एक्स वाला जोन सेम होता है, तो उन दोनों का बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए ना इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ ना ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब डिफरेंस, दोनों का ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको वैल्यू आ जाए। तो अगर कोई दो पॉइंट है, उसका बीच में हमको लेंथ निकालना है और दोनों का अगर एब्सिसा सेम है, तो फिर उसका लेंथ कितना होता है पता है, डिफरेंस ऑफ देयर ऑर्डिनेट। डिफरेंस ऑफ देयर, डिफरेंस का तो मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, तो और आप बोल रहे ऑर्डिनेट का, तो भैया आप 6 से 3 को क्या माइनस कीजिएगा, 3 से 6 को माइनस कीजिए। हम बोलेंगे कर, डिफरेंस का मतलब तो ये सब्ट्रैक्ट करना, तो 6 से 3 को क्या करें, 3 से 6 का करो, तो -3 आएगा। लेंथ कभी तो माइनस नहीं हो सकता है, तो अल्टीमेटली आएगा कितना, मेरा बात सुन रहे हैं। अगर कोई दो पॉइंट का ऑर्डिनेट सेम है, ऑर्डिनेट सेम है, तो फिर उन दोनों का बीच में जो लेंथ होगा वो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ देयर एक्सिस। डिफरेंस ऑफ देयर, तो बोलेगा 8 से आप 4 का माइनस कीजिएगा, अरे भैया 4 से 8 को कर दो, -4 आएगा, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही ना होगा। तो क्या समझ में आया, इफ द कोऑर्डिनेट, इफ द एब्सिसा ऑफ द 2 पॉइंट्स आर सेम, देन द लेंथ बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज द डिफरेंस ऑफ देयर ऑर्डिनेट। और अगर दोनों का ऑर्डिनेट सेम होगा, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर। इस सब बात समझ बनाने में यूज होगा, लिखो जल्दी से, नहीं, ताकि तुम लोग को सीखने में ये ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो इफ एब्सिसा ऑफ द 2 पॉइंट इज सेम, डिस्टेंस बिटवीन देम डिफरेंस ऑफ देयर ऑर्डिनेट, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझ गया ना, कि अगर ऑर्डिनेट सेम होगा तो डिफरेंस ऑफ देयर एब्सिसा। किसी से भी किसी को माइनस करने कोई फर्क पड़ेगा, अगर नेगेटिव आएगा तो डिस्टेंस को पॉजिटिव बोल दो। तो हम लोग कर रहे हैं, अरे भैया हम स्लोप निकालने सीख रहे हैं। कैसा स्लोप निकालने सीख रहे हैं, स्लोप होता है क्या, किसी भी स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन, उसके साथ टैन डाल दीजिए तो बोल देंगे स्लोप। लेकिन आप उस लाइन का इंक्लिनेशन जानते ही नहीं है, तब भी आपको अगर स्लोप निकालना है तो फिर कैसे निकालिएगा, मेरा बात समझ में आ गया क्या, तो फिर आप स्लोप कैसे निकालिएगा, वही तरीका सीख रहे हैं क्या, कि इफ आई नो द 2 पॉइंट ऑन द लाइन, देन ऑल्सो आई कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द, कैसे, ध्यान से। अगर हम बोलते हैं कि एंगल थीटा है, यही ना, इसी का ना थीटा का बात हो रहा है, ये थीटा है, लेकिन हमको ये पता ही नहीं है, 10 है 20 है 50 है 1000 हमको पता ही नहीं है। हमको इसके अलावा क्या पता है भैया, इस लाइन के ऊपर लाई करता हुआ दो, चलो भैया तो देखते हैं ध्यान से, इसके ऊपर लाई करता हुआ 2 पॉइंट, एक पॉइंट है ये, चल इसका नाम ए बी रख दिए, एक पॉइंट है ये जिसका नाम बी रख दिए, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2। हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन पे, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज इसको p बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो तुम सोच के देखो बाबू, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्या है भैया, अरे भाई ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है ना, तो ये दोनों कैसा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग, ग्रीन और व्हाइट लाइन, ग्रीन और व्हाइट थीटा दोनों क्या एक दूसरे का, तो मतलब अगर आप यहां से थीटा निकाल दिए चाहे यहां से थीटा निकालिए, एक ही बात है, एक ही बात है, तो कोई दिक्कत है। अब देखो, दिमाग लगा के देख, हम p का ना कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, p का, तुम सोच के देख, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है हमेशा हमको किसी पॉइंट पे पहुंचना है, पहुंचने के लिए हम कितना चलेंगे, पहुंचने के लिए हम, तो दिमाग लगा के देख, हर कैलकुलेशन कहां से होता है बाबू, ओरिजिन से। तो यहाँ पे अगर आपको पहुंचना है तो पता आप पहले यहाँ तक x पे चलिएगा, पता है x पे कितना चलिएगा, x1, और फिर यहाँ से ना आप y पे चलिएगा, पता y पे कितना चलेगा, y1, तभी तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, x1, y1। कोई दिक्कत किसी को, अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो आप पहले सब कैलकुलेशन कहां से, ओरिजिन से। कोऑर्डिनेट का मतलब पहुंचना है, पहुंचने के लिए कितना चले, तो भैया आप ओरिजिन से पहले यहां तक चले, सही बात, और यहां से फिर ऊपर भागे, तो यहां से आप कितना चलिएगा, इधर पहुंचने के लिए x2 चलिएगा, इधर पहुंचने के लिए मतलब पता है यहां से लेके यहां तक x2 है, और यहां से लेके यहां तक, तभी तो जाके b का कोऑर्डिनेट हो गया x2। किसी को दिक्कत जरा सा भी, तो भैया p पे चलने के लिए, पहुंचने के लिए आप कितना चलिएगा, अरे बाबू p पे चलने के लिए उतना ही चलेंगे, x पे जितना हम, बाय बाय, अगर हम बोलेंगे ओरिजिन से हम p पे पहुंचना चाहते हैं तो आप कितना चलिएगा, अरे बाबू ओरिजिन से p पे पहुंचने के लिए आप x एक्सिस में उतना ही यूनिट चलिएगा जितना p पे पहुंचने के लिए चले, सेम है। तो हम बोल सकते हैं p का जो कोऑर्डिनेट है उसका एब्सिसा का वैल्यू x2 देखना, यहां से तो इधर पहुंचेगा तभी तो इधर से चाहे उधर भाग चाहे p तक भाग, x तो दोनों में से भी ना चलेगा, पक्का। और भैया अगर आपको अब p का इधर पहुंचना है तो ये तो आप उतना ही ना चलिएगा जितना यहाँ चले हैं, मेरा बात समझा रहा क्या, तो हम बोल सकते हैं p का जो कोऑर्डिनेट होगा x2, बुलाया कि नहीं है, कोऑर्डिनेट जब भी समझना है, कोऑर्डिनेट का मतलब
कोऑर्डिनेट का मतलब कि जो पॉइंट दिया है वहां पे जाने के लिए कितना चले, तो पी पे जाने के लिए कितना चलेंगे, जितना एक्स एक्सिस में चलेंगे और जितना वहां पे, तो y का अकॉर्डिंग कितना, a का अकॉर्डिंग y होगा p का, और x का वैल्यू क्या होगा b के अकॉर्डिंग। सही है। अब हम बात करें अगर बीपी, बीपी भी तो एक तो लेंथ है ना, बीपी भी तो एक तो दोनों का देखना मेरा भाई एब्सिसा सेम है, तो इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो लेंथ होगा डिफरेंस ऑफ पक्का। ई दोनों का देखो ना, ए से लेके पी तक, ए से लेके दोनों का ऑर्डिनेट सेम है, तो इसका क्या होगा, मेरा बात समझाया कि बाउंसर है। अब क्या है, ये अगर ट्राइंगल जो बन रहा है एपीबी, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली है, ये अगर थीटा होगा तो बीपी किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और ये किसका करेगा, तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू बीपी बाय बीपी बाय आया ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस, अब इसी को क्या बोलते हैं m मतलब, तो अगर आपको किसी का थीटा नहीं पता है, अगर किसी लाइन का आपको थीटा नहीं पता है, इंक्लाइनेशन नहीं पता, तो भी आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस। क्या ये बात पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब अगर किसी लाइन का हम थीटा जानते हैं 30 डिग्री है, तो उसका स्लोप हो जाएगा 1/√3। अगर हम किसी लाइन का थीटा नहीं जानते हैं, हम उसका जानते हैं उसके ऊपर लाई करता हो दो पॉइंट 1,6 6,5, तो भी इसका स्लोप पता चल जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस। और अगर हम बोले इसमें कोई दो राय है कि भैया आप डिफरेंस को y2 माइनस y1 क्यों लिखे, y1 माइनस y2 लिखिए और यहाँ पे x1 माइनस x2 लिखिए, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। कोई फर्क पड़ेगा इससे, दोनों से तुम माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो और नीचे से भी माइनस कॉमन ले, माइनस माइनस कट जाएगा, वही फॉर्मूला ये लगाएगा, तो हम प्लस कहां से हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। बोलो मेरे बात समझ में आया, तो ये क्या हो गया स्लोप का कहानी, स्लोप से ही सारा इक्वेशन डिराइव होगा। जल्दी से लिखो, बस 2 मिनट के लिए चीजों को समझने के लिए, है ना, इस सब लोग का काम है भी जो बच्चा वाला चीज है, बस खाली जो पढ़े उसको समझने के लिए। बोलो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, तो इंक्लिनेशन आपको दे दिया है और आपसे स्लोप मांग रहा है tan थीटा, थीटा मतलब 1 बाय, समझ गया। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट और स्लोप एक ही चीज होता है, ग्रेडियंट दे दिया, सही बात है, ग्रेडियंट होता क्या वो tan थीटा, ग्रेडियंट मतलब m और थीटा में कंफ्यूज नहीं होगा, थीटा को इंक्लिनेशन बोलते हैं जितना एंगल बना रहा है, समझ में आया, और m को स्लोप बोलते हैं, तो m मैग्नीट्यूड वैल्यू को बताता है। ये कितना दिया है tan, ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 60, बस थोड़ा सा देखने के लिए। और अगर भैया आपको पता ही नहीं है एंगल, तो फिर आप कैसे करिएगा, चलो उसको भी देख लेते हैं खाली में। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, तो आपको क्या कर रहा है, मतलब पॉइंट दे दे रहा है, क्या कर रहा है, पॉइंट दे दे रहा है और तुमसे ग्रेडियंट मांग रहा है, तो क्या देंगे भैया tan थीटा ना, जिसका नाम है m, तो आपको अगर थीटा पता है तब तो ये रास्ता से निकाल लीजिए, थीटा नहीं पता है तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। किसी को भी आगे किसी को पीछे लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अब लिख रहे हैं तो दोनों को 1 माइनस 2 लिखिए, अच्छा है तो दोनों को 2 माइनस, अब किसको 1 1 बोले किसको 2 2 बोले तुम्हारा मर्जी, जिसको 1 1 बोलना 1 1 बोले, जिसको 2 2 बोलना 2 2 बोले, बस। अगर इसके साथ x1 लेगा तो फिर y1 भी इसी के साथ रहेगा, ऐसा नहीं इसके साथ y2 डाल दिया, तो ये दोनों अगर 1 1 होगा तो ये दोनों 2 2 होगा, और अगर ये दोनों 2 2 होगा तो ये दोनों 1 1 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। m इज इक्वल टू y2, चलो इसी को लिखे 8 माइनस करना है, ये खुद नेगेटिव है 7, x2 माइनस 1 माइनस x1, m इज इक्वल टू 15 बाय माइनस 4, मतलब स्लोप कितना हो गया माइनस 15 बाय 4। तो पिछला साल पढ़ा रहे थे, एक बच्चा मेरे को यह बोला कि भैया स्लोप का वैल्यू तो -15/4 हो गया, कहां से हो जाएगा आपका, तो भैया तो क्या इंक्लिनेशन किसी लाइन का, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो का सारा जीवन 30 बनाएगा या 45 बनाएगा या तो फिर 60 बनाएगा। 30 बनाएगा तो 1/√3, 60 बना 45 बनाएगा तो 1, और 60 बनाएगा तो क्या है भैया, वो -20 डिग्री नहीं बना सकता है, -20 डिग्री का मतलब होता है पॉजिटिव में 340, क्या वो -60 डिग्री नहीं बना सकता है, -60 का मतलब पॉजिटिव में 300 है ना, क्या है भैया वो एंगल 20 डिग्री नहीं बना सकता, 12 डिग्री नहीं बना सकता, 5 डिग्री नहीं बना सकता है। एक लाइन है अब वो स्ट्रेट लाइन के साथ लो भैया 12 डिग्री एंगल बनाया, तो का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा, 30 के लिए 1/√3, 45 के लिए 1 और 60 के लिए
कुछ भी आ सकता है, माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। किस चीज का वैल्यू? स्लोप का वैल्यू। कैसे? क्योंकि आप स्लोप को लिख पा रहे हैं tan थीटा। क्या लिख रहे हैं? पक्का। और थीटा का वैल्यू अगर -90 ले लीजिए, क्या ले लीजिए? हो ही सकता है, तो -90 का मतलब होता है पॉजिटिव में 270। चलो अभी -90 हम लिखे, तो बाबू अगर -90 होगा tan माइनस रिटर्न करता है एसोसिएट एंगल, और tan 90 का वैल्यू कितना होता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी। और अगर वो 90 बनाएगा tan थीटा कितना होता है? ये tan 90। तो मतलब क्या है? tan थीटा का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके, पक्का tan थीटा का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके, और tan थीटा को तो क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से लेके। तो यहाँ पे हम कैसे निकाले स्लोप? इफ आई नो द कोऑर्डिनेट। बोलो क्लियर है? चलो एक को लिखो।